नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों पर आज गाज गिर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर विवादों और आय से अधिक संपत्ति, वित्तीय अनियमितताओं के चलते जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर यह कार्रवाई जल्द हो सकती है, जल्द गाज गिर सकती है। और विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, बताएं कि किस तरह की संलिप्तता भ्रष्टाचार में और तमाम ऐसे मामलों में पाई गई है इन अधिकारियों की। अनु, देखिए, जो जानकारी यदि सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि शासन की ओर से जल्द कई ऐसे अफसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। आज भी ऐसा हो सकता है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, चाहे वित्तीय अनियमितता हो, अवैध निर्माण हो, भ्रष्टाचार हो। तमाम ऐसी जो आरोप हैं तमाम अधिकारियों को चिन्हित किया गया है। उन चिन्हित करके अब शासन कार्रवाई करने के मूड में है, जिसकी जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन तमाम ऐसे कई अधिकारी, 3 से 4 अधिकारियों पर गाज जल्द ही गिर सकती है, चाहे वित्तीय अनियमितता हो, अवैध निर्माण में धांधली हो या फिर आय से अधिक संपत्ति हो। ये तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर शासन ने SIT भी गठित की थी। तमाम जांच शासन की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जल्द ही शासन की ओर से इन तमाम बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है। विनोद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून से ही एक और बड़ी खबर, हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत की आज मुलाकात हुई, जहां हरीश रावत के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उस दौरान की ये तस्वीर भी मुलाकात के अब जहां सियासी गलियारों में इस मुलाकात से हलचल बढ़ गई है, तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हरीश रावत के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज ये मुलाकात हुई। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये मुलाकात की तस्वीरें। हरीश रावत के जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उधर देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट है। देहरादून में मास्क लगाना अब जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। कोरोना फिर से डरा रहा है। कोविड की चौथी लहर की आशंका को लेकर उत्तराखंड अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन की गाइडलाइन के बारे में अच्छे से जान लीजिए। घर के बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कोविड का संक्रमण बढ़ने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। उधर PM मोदी ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर PM ने चर्चा की। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोविड के संक्रमण को लेकर CM ने कहा कि पहाड़ पर फिलहाल हालात सामान्य हैं। कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो एस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है, पहली डोज और दूसरी डोज
लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। सीएम ने ये भी कहा कि बूस्टर डोज को तेजी से लगाया जा रहा है, साथ ही 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है। छोटे बच्चों का कुछ हमें, क्योंकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। देश भर में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए उत्तराखंड में भी चौकसी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। इसके लिए जरूरी है कि तैयारियां पहले ही पुख्ता कर ली जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुआ की रिपोर्ट। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों की बैठक ली। इस दौरान स्कूलों को निर्देश दिए गए कि बच्चों को वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द इनमें पूरा कर लिया जाए। नैनीताल जिले में अभी तक 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रतिशत 50% के तकरीबन है, जबकि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रतिशत 80% के करीब है। वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए स्कूलों को 30 मई तक का समय दिया गया है। जो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स को भी बुलाया गया है और उनको एक लक्ष्य निर्धारित, जो हमारा लक्ष्य है उसमें उनको कहा है कि भाई इसका विश्लेषण करें और देखें कि भाई कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, उसके सापेक्ष कितने बच्चों को अभी तक लग गया है। और अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। 30 मई तक हमने पूर्णतः इनको आश्वासन दिया है कि 30 मई तक ये पूरा अपना लक्ष्य, प्रथम डोज अगर जो छूट भी गए हैं आज लगाएं, जिससे कि 28 दिन में बच्चे को तुरंत दूसरी डोज मिल जाए। 30 मई तक हम अपना संकल्प को पूरा करें, क्योंकि जितना हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे उतने हम बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है, जहां 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रशासन ने कहा है कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच करवाएगी। धन सिंह रावत के बयान से साफ हो गया है कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कोरोना जांच करानी पड़ सकती है। ये भी तय किया है कि हमारे टेस्टिंग जितनी हो रही है उसको दुगना किया जाएगा, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी मैक्सिमम लोगों को टेस्टिंग के लिए जो है हमको प्रेरित भी करने हैं और उनकी टेस्टिंग भी करानी। और ज्यादा जानकारी रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर देंगे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, सबसे पहले जानना चाहते हैं अभी जो आंकड़े बढ़े हैं उसे देखते हुए क्या लगता है आगे भविष्य में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार किस तरह का फैसला ले सकती है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 26 नए मामले आए हैं, जो कि कल के मामलों से 8 ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी गति से लेकिन बढ़ रही है। वैसे पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 80 मामले यहाँ पर एक्टिव हैं, यानी कि 80 कोविड पॉजिटिव लोग अभी भी यहाँ प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश की स्थिति को अगर देखें तो अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन जिस तरीके से दिनों दिन धीरे धीरे कोविड के कुछ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले वक्त में ये संख्या ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर सरकार अभी से अलर्ट दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान सीधे तौर पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक चारधाम यात्रा में आएंगे उनको कोविड टेस्ट के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि जब अगर ये केसेस कुछ और ज़्यादा बढ़ते हैं तो सरकार की ओर से एक अलग से एक एसओपी जारी की जाए, जिस एसओपी में यहाँ पर कोविड जांच जो है मैंडेटरी की जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक अलग से एसओपी जारी होने की भी पूरी अनुमान है कि जहाँ पर चारधाम में जो भी पहुँचेगा उसको अपने कोविड जांच के दौरान उसको एंट्री मिलेगी। फिलहाल अभी स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि तमाम चारधाम यात्री आएंगे वो अधिक से अधिक संख्या में अपना कोविड टेस्ट करें। इसके लिए सरकार आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जो ऐसे जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था भी करेंगे। अभी प्रदेश में अगर हम हालात की बात करें तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन देहरादून में जिस तरीके से मामले तमाम जो अन्य ज़िले हैं उनकी अपेक्षा बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज़िला प्रशासन की ओर से देहरादून में मास्क को जो है अब यहाँ पर बहुत आवश्यक कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो
आज कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाहर देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन की ओर से इस तरीके की सख्ती नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सख्ती पूरी तरीके से कड़ी रहेगी, जिसके बाद जो बिना मास्क के बाहर शहर में आएगा उसको 500 रुपए का चालान भुगतना होगा। तो धीरे धीरे सख्तियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, जहां देहरादून से एक और खबर। बिजली संकट पर सीएम का बयान सामने आया है। बिजली संकट को लेकर तैयारी की जा रही है, कार्य योजना बनाई जा रही है, ये बयान सीएम का सामने आया। अगले एक सप्ताह के लिए कार्य योजना तैयार हुई है। सीएम धामी ने बयान दिया है, कहा कि सरकार की कोशिश है कि बिजली संकट दूर हो। जहां बिजली संकट को लेकर कांग्रेस भी इससे पहले हंगामा कर चुकी है और अब सीएम धामी का इस पर बयान है कि अगले एक हफ्ते के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और सरकार की कोशिश है कि बिजली संकट को दूर किया जाए। तो बिजली संकट को लेकर सरकार भी गंभीर है और इसे लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस बीच सीएम धामी ने कहा है कि अगले एक हफ्ते के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। एक तरफ कोरोना का खौफ है, वहीं चारधाम यात्रा पर इस बार तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यात्रा के लिए अब तक 1,58,381 तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण केदार धाम के लिए हुए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 60,875 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है, जबकि बद्रीनाथ के लिए 45,168, गंगोत्री धाम के लिए 26,360 और यमुनोत्री धाम के लिए 25,978 तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। तीन मई से गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार गंगोत्री धाम के घाटों पर बेहद ही खूबसूरत सजावट नजर आएगी। गंगोत्री धाम में यात्रियों के लिए घाट बनकर तैयार हो गए हैं। आपदा के दौरान घाटों को काफी नुकसान पहुंचा था। कपाट खुलने से पहले ही तमाम घाटों को तैयार कर दिया जाएगा। केदारधाम की यात्रा के लिए भी तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। केदारनाथ धाम सहित तमाम यात्रा पड़ावों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। यात्रा के दौरान पुलिस का मुख्य मकसद यात्रा पड़ावों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाना और पैदल मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं करना है। जिलाधिकारी 500 लोगों के लिए जो अतिरिक्त टेंट लगाने के लिए व्यवस्था करने के लिए गए। जिलाधिकारी से और एक प्रस्ताव आ रहा है जिसमें लगभग 150 टेंट मतलब आपका 1,500 लोगों के लिए भी टेंट लगाने की व्यवस्था के संदर्भ में उनका जो है वो प्रस्ताव अभी हमें प्राप्त हुआ है। तो इन सभी पर कार्य करेंगे तो हम लोगों की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़रूर बढ़ी हुई इस बार पाएंगे आप। और इस बीच खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा 3 मई से लेकर 5 मई तक का हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के अलकनंदा होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी। अभी तक ये होटल यूपी सरकार के हवाले है। इसके साथ ही हरिद्वार में नवनिर्मित यूपी सरकार के होटल को भी उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। योगी आदित्यनाथ पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। 3 दिनों का ये दौरा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उधर पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने नई सरकार के मंत्रियों के उच्च अधिकारियों की एसीआर लिखने का मुद्दा उठाया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखनी चाहिए। सतपाल महाराज ने कहा कि इस मुद्दे को भाजपा संगठन के सामने भी उठाया था। दरअसल पिछली सरकार में एसीआर को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में रखने के लिए मंत्रियों के पास उच्च अधिकारियों की एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार होता है और इसी को लेकर अब ये बयान हमेशा पहले लिखी जाती थी। जब अमृता रावत जी मंत्री थी वो अपने सेक्रेटरी की सीआर लिखती थी, तो दिक्कत ही नहीं है।
तो ये तो एक परंपरा हर राज्य के अंदर लिखी जाती है, मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूँ। दूसरी बात आर्मी में लिखी जाती है, इसलिए आर्मी में अनुशासन है, आपने देखा होगा, ये तो लिखी जानी चाहिए निश्चित रूप में। किसी ने क्या परफॉर्मेंस की है ये आख्या मंत्री की आनी चाहिए। क्या मानते हैं कि अनुशासन ये बहुत जरूरी है, ये अगर कुशल प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड में जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। कांग्रेस विधानमंडल दल की क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, क्या विषय होंगे, क्या आज के बर्निंग इशूज हैं, क्या ज्वलंत विषय हैं, जो जनता की जो आज जो जिन मुद्दों से परेशान हैं, बेरोजगारी मैंने कहा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है और जंगल धधक रहे हैं। मैंने कहा कि वहाँ के जंगल में आग लगी हुई है और करोड़ों करोड़ की वन संपदा खाक हो चुकी है। जो जंगलों में पेयजल स्रोत थे वो नष्ट हो चुके हैं। अब जंगल की आग ने शहरों की ओर भी प्रवेश कर लिया है। कई रिसोर्ट जल गए हैं, कई घरों में आग पहुंच चुकी है। जंगली जानवर जंगलों से पलायन करके शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं और डर और दहशत का माहौल है। कोई कार्य योजना नहीं है, वन विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है और कोई इस मामले में सरकार गंभीर भी नहीं है। आज भी वन विभाग के पास जो उपकरण होने चाहिए जंगली आग को बुझाने के लिए, जो उनके पास वन कर्मचारियों की एक फौज होनी चाहिए, उसका भी अभाव दिखाई दे रहा है। चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो चंपावत जाकर वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया को लेकर अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए 3 विधायक भुवन कापड़ी, मनोज तिवारी और खुशहाल सिंह अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। 3 लोग हमने प्रभारी बना के भेजे हैं ताकि वहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करें। हिमेश खड़कवाल जी से भी बात करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम कैसे बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशी कौन कौन लोग इच्छुक हैं। हिमेश खड़कवाल जी का किस तरीके का वो लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है, इन सभी चीज़ों पे वो लोग विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को प्रस्तुत करेंगे। बात विकास नगर के जंगल में लगी आग की। ये आग छावनी परिषद चक्राता के पास जंगल में लगी थी। गनीमत ये रही कि सेना के जवानों और वन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जल गया। तो वहीं अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में जंगल में भी आग लगी। यहां अल्मोड़ा के आर्मी एरिया क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई, तो वहीं रुद्रप्रयाग में जंगल की आग आबादी वाले इलाके तक पहुंच गई। वो जो नीचे है ना उधर कर्णप्रयाग के जंगल में भी आग लगी। जंगल की आग सरकारी कॉलेज तक पहुंच गई, जिससे कॉलेज के 3 कमरे जलकर खाक हो गए। मामले के बारे में तब पता चला जब सुबह सुबह स्कूल खुला। जंगल की भीषण आग विद्यालय तक पहुंच गई और जिसमें विद्यालय के 3 कक्ष पूरी तरह जल करके राख हो गए हैं और उसमें रखे हुए विद्यालय का फर्नीचर या विद्यालय की और सामग्रियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और गांव के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास तो किया गया, पर आग इतनी भीषण थी कि आग को बचाया नहीं जा सका और जिससे स्कूल के 3 कक्ष पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं।